हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समिति जी एस क्लास में। तो आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग सौंपी। ठीक, और उसने क्या क्या मांग मतलब कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, ये कथन है, स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये शुरू करने से पहले लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस पर मैंने बताया क्लास में, पिछली क्लास में, कि क्यों अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। ठीक, अब देखिए, गांधी जी ने नमक पर लगाए गए कर को बताया, दुनिया का सबसे अमानवीय कर बताया। ठीक है, एक माण मतलब एक जो नमक होता था 38 मतलब केजी का, उसकी कीमत कितनी थी तो उस समय 10 पैसे, और उस पर 20 आना क्या था, कर लगाया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं दांडी यात्रा। जो दांडी यात्रा है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग है। ठीक है, तो देखते हैं। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? 28 उनके अनुयायी थे, उनको लेकर 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी के लिए गए। ठीक है, और इनमें सर्वाधिक कहाँ से थे लोग? 31 सदस्य गुजरात। सीधी सी बात है, जब गुजरात में हो रहा है और गुजरात महाराष्ट्र उस समय एक था, तो यहीं से लोग ज़्यादा थे। गांधी जी के साथ सबसे कम आयु के कौन था? 16 वर्षीय विट्ठल लीलाधर ठक्कर थे, और सर्वाधिक आयु के गांधी जी स्वयं थे। एकमात्र महिला थी, कौन? सरोजिनी नायडू। पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस और बिहार में भी। 16 अप्रैल के दिन से शुरू हुआ। ठीक है, क्या किए कि 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 240 मीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए, और कब पहुंचे? 6 अप्रैल को। ठीक है, और इस दिन इन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पीछे भी पड़े, उसी मतलब यही शुरू होता है। तंजौर में भी देखिए हुआ। कौन क्या तंजौर में? राजगोपालचारी। कहाँ किए? त्रिचिल्लापल्ली से वेदारण्यम तक। ठीक, मालाबार तट पर की कल्पप्पन ने किया, और कहाँ से? कालीकट से पायनूर तक किया। आंध्र प्रदेश में क्या स्थापित हुआ? नमक कारखाने। उसको क्या कहा गया, नाम दिया गया शिविरम। ठीक, असम के, वेरी इंपॉर्टेंट, असम के सिलहट जिले से सत्याग्रही कहाँ तक आ गए थे? असम के सिलहट जो जिला है, वहाँ से सत्याग्रही चले और बंगाल के नोआखामी समुद्र तक आ गए। और यही नोआखामी आपको आगे भी दिखेगा, जब स्वतंत्र भारत को जाएगा तो वहाँ पे जो गांधी जी जाके जो मतलब हुआ था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का, उसमें शांति भी करवाए थे। तो नोआखामी को याद रखिएगा, इसलिए कह रहा है, क्योंकि नोआखामी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी दूसरा बन सकता है। 9 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्या निर्देश था, देख लेते हैं। जहाँ भी संभव हो, लोग द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करते हुए नमक कानून बनाए। ठीक, और यही इसी के कारण ये तंजौर में हुआ, मालाबार में हुआ, आंध्रा में स्थापित हुआ, असम में भी हुआ, मतलब जहाँ भी हो। ये तो बड़े बड़े एरिया थे, छोटे छोटे भी एरिया में भी हुआ। ठीक, वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। शराब की दुकानें, विदेशी कपड़ों की दुकानें और अफीम के ठेकों के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाए। ठीक है, संभव हो तो करों की अदायगी का विरोध। पहली बार इन्होंने करों का विरोध किया, नहीं तो असहयोग आंदोलन में करों की अदायगी करने के लिए कहा था। सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पदों पर जो पद पे हैं उसको त्यागें। छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार, जनता द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार। इन सभी कार्यक्रमों के लिए सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रख जाए, तभी हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगी। ठीक है, देखिए कहाँ महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया? सोलापुर में। ठीक है, दूसरे आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मतलब जब गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद कौन नेतृत्व किया? अब्बास तैयब जी ने किया। कहाँ छात्रों के द्वारा शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया? असम में कुख्यात सेक्युलर जेल के विरोध में। ठीक है, और यहाँ तक कर दिया गया कि जो यहाँ के मतलब विद्यालय थे, उनके प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के माता पिता को बुलाया जाता था। इतना ये मतलब कि छात्र यहाँ पर उपद्रव कर दिए थे। उत्तर प्रदेश में लगान न देने का आंदोलन चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसने के द्वारा? किसानों के द्वारा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसको खत्म करने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1921 को। इस
इसका अन्य नाम है दिल्ली समझौता। किनके प्रयासों से गांधी इरविन एक्ट हुआ? इतना फैक्ट अपने काफ़ी है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताते चल रहे हैं आपको, बस इतना ध्यान में रखिए क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है एनसीईआरटी में। और देखिए, किनके प्रयासों से गांधी इरविन का एक्ट हुआ? तेज बहादुर, एम.एन. जयशंकर, जयशंकर नहीं, एम.एन. जयकर के द्वारा। गांधी दिल्ली से कराची जा रहे थे, इसी के बाद तब पंजाब में हुआ, टमाटर, चप्पल, जूती इत्यादि फेंके गए। क्यों फेंके गए? कि जिस 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव को फांसी दी जा रही थी, ठीक, दी गई थी। तो लोग वहाँ का कहने वाले थे लाहौर के कि और कराची के कि अगर गांधी समझौता न करते और ज़्यादा मांग करते तो भगत सिंह को मतलब कि फांसी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, गांधी जी मांग किए थे, सच्चाई यही है। लेकिन जब वो देखी स्थिति कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तब जान ली। जब भगत सिंह को मैंने इंक्लूड किया सब कुछ, मरते हैं तो क्या क्या किसका बयान आता है देखिएगा। आगे देखिए, कांग्रेस कराची अधिवेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसमें गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया, ठीक है हम स्वीकार करते हैं। और गांधी जी को अपना प्रतिनिधि बना के कहाँ भेजे लोग? जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उसमें भेजे। अब कथन सुन लीजिए। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं का मिलन कहा। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। इसी कराची मतलब कि अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कराची अधिवेशन महात्मा गांधी को लोकप्रिय और सम्मानता का पराकाष्ठा है। जब शुरू किए थे, ठीक है, और जब बैठे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन पे, तब का ये स्टेटमेंट है। इसके बाद भी एक स्टेटमेंट आता है सुभाष चंद्र बोस का, देखिए। गांधी जी की आलोचना की ओर कहा, मतलब कि जब दोबारा स्टार्ट करते हैं और असफल हो जाते हैं। गांधी जी एक राजनेता के तौर पर असफल हो गए। भारत में गांधी के नेतृत्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। कांग्रेस को नया नेतृत्व ढूंढना होगा। आंदोलन असफल। दूसरी बार में जब शुरू करते हैं तो और जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में, तो वहाँ इनको मतलब कि इनके अनुसार सब चीज़ें नहीं होती। अब देखिए, वेलिंगटन ने कहा, ये दुनिया और भी सुंदर होती और यदि गांधी नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में। गांधी जी ने कहा, कोई भी सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक कि लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित होती है। जब ये जनता के बलपूर्वक झुकाने का प्रयास करती है तो दमनकारी बन जाती है, जिससे जनता में कानून और अस्त्र शस्त्र का आतंक का भय समाप्त हो जाते हैं और वो दमन भी समाप्त हो जाता है। कुछ और भी बातें हैं। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1932 में। गोलमेज सम्मेलन जब असफल रहा इनके द्वारा, इसी पे स्टेटमेंट देते हैं जब दोबारा शुरू करते हैं। तब कौन देता है? सुभाष चंद्र बोस। किस प्रस्ताव के तहत आंदोलन वापस लिया गया? 1934 में पटना प्रस्ताव। बिहार पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में। कौन गांधी जी से मिलने से मना कर दिया था? वेलिंगटन, ठीक है। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। इतना आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, आप लोग कहीं भी पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य क्या था? भारत का संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने हेतु। स्थान सेंट जेम्स पैलेस था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और इसमें भारत सचिव कौन थे? सैमुअल होअर थे, ठीक है। प्रथम सम्मेलन में कुल प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 89, जिनमें तेज बहादुर और जयशंकर भी थे और आगा खां भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। प्रथम सम्मेलन में का बहिष्कार किया गया? जो प्रथम सम्मेलन था उसका बहिष्कार भी किया गया कांग्रेस था व्यापारी वर्ग के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बहिष्कार किया गया? कांग्रेस और व्यापारी वर्ग के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले दोनों के प्रतिनिधि देख लीजिए। मुस्लिम से मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल और अली इमाम थे। उदारवादी वर्ग से तेज बहादुर थे और चिंतामणि थे। ईसाई वर्ग से एस.के. दत्त थे। व्यापारी वर्ग से डी.डी. बिरला थे। पूंजीवादी वर्ग से होमा भाभा थे। हरिजन वर्ग से भीमराव थे। महिला वर्ग से सरोजिनी नायडू। हिंदू वर्ग से मदन मोहन मालवीय। इस सम्मेलन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया?
111, सबसे ज़्यादा इसी में भाग लिया था, द्वितीय वाले में। और आपको बताते हैं कि ये जो गोलमेज सम्मेलन था, ये प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं था, ये एक ही गोलमेज सम्मेलन का भाग था सब। ठीक है, ये नहीं कि एक समाप्त हुआ दूसरा शुरू हो गया, ऐसा नहीं था, एक ही का 3 भाग थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया केवल द्वितीय में, और वही किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने अपने साथ गए, इनके साथ कौन कौन थे? महादेव देसाई और प्यारेलाल। प्यारेलाल क्या थे गांधी जी के? कमेंट करिए आप लोग। किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? राजपूताना जहाज से। पत्रकार फ्रैंक मॉरिस ने क्या उल्लेख किया था? ये क्या कहा कि गांधी जी को देखने के लिए लंदन में पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्यों किया? कमेंट करिए, बाकी तो हम आगे बताएंगे। इस सम्मेलन में कुल 46 सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना का अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, अब आता है कम्युनिटी अवार्ड रहेगा। ठीक, कम्युनिटी अवार्ड नहीं रहेगा, हाँ सॉरी, कम्युनिटी अवार्ड यानी पूना एक्ट इसको पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या था? दलितों को भी पृथक निर्वाचन पद्धति देना। ये पृथक निर्वाचन पद्धति था क्या? पृथक निर्वाचन पद्धति ये था कि जिसके लिए जिस एरिया पे वहाँ पे कह दिया जाएगा कि जैसे दलित के लिए ये सीट आरक्षित है, तो वहाँ पे केवल दलित ही वोट देंगे और कोई भी नहीं। ये नियम था पहले। ठीक है, अब की तरह नहीं। अब कम्युनिटी अवार्ड घोषणा किसने की? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने। कब? 17 अगस्त 1932 को। किसने विरोध किया? गांधी जी ने 20 सितंबर 1932। कहाँ थे? पूना के यरवदा जेल में। क्यों? क्योंकि दूसरा समय ने के आंदोलन शुरू कर दिए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था। समझ में आ गया? दूसरा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करते ही गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया गया। अगर समझौता नहीं करते तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि भगत सिंह बच जाते? आप लोग सोचिएगा थोड़ा इस पर, जब पढ़ेंगे इस प्रकरण जैसी बुक तब समझ में आएगा। अब देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने विरोध करते हुए कि आमरण अनशन पे मैं रहूँगा अगर वापस नहीं हुआ। तब दलित नेता ने गांधी जी का साथ दिया। जो दलित नेता थे इनका साथी, तो वो कौन थे? हमेशा साथ देते थे MC राजा ने ई कम्युनिटी अवार्ड को लेके। अब किनके बीच पूना पैक्ट हुआ? दूसरा नाम है इसका, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। कब? 24 सितंबर को। इसकी मध्यस्थता किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के द्वारा। द्वितीय वर्ग की ओर से और हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर किसने किया? दलित से अम्बेडकर जी और हिंदू तरफ से मदन मालवीय ने। गांधी जी हस्ताक्षर नहीं किए थे, याद रखिएगा। हस्ताक्षर करने के बाद अम्बेडकर से अपनी कलम कौन बदला? राजगोपालाचारी। दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो गई? पहले 71 थी, अब बढ़ाकर 148 कर दी गई। हम आपको सीट दे रहे हैं, लेकिन ये पृथक निर्वाचन में जो है उसका मत आप मांग करिए, क्योंकि वो था कि बस वहाँ दलित वोट दे सकते हैं, इसीलिए हम सीट बढ़ा दिया गया कि आपको इतनी सीट आरक्षित की जाती है। अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग त्याग दी। ठीक, गांधी जी ने सुधार आंदोलन चलाया और दलितों को कहा, क्या कहा? भाई हरिजन का है, और यही हरिजन शब्द अब उपयोग किया जाता है। अखिल भारतीय हरिजन महासभा का गठन कब किया गया? 1935 में। घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और अमृतलाल विठल दास ठक्कर को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संस्थापक जब स्थापना हुई तब, और पहला मतलब उसके बाद। गांधी जी ने हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला और पूरे देश में यात्रा की, जिन्हें नाम दिया गया हरिजन यात्रा। कुछ बातें हैं, इस समय बिहार में फ्लेक्स और हैजा और फैल गया था। तब गांधी जी ने कहा कि इसे गांधी जी ने ईश्वर द्वारा उच्च जाति का निम्न जाति पर किए गए अत्याचार को बताया। क्यों फैला, उन्होंने अपना विचार दिया। आगे कुछ कथन भी है, देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, महात्मा आपका यह एहसान हिंदू समाज कभी नहीं बोला। क्यों? जो ये आपका हुआ था ना पूना पैक्ट, जब समझौता आ गया उस पर बोला जा रहा है। अब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? गांधी जी की आलोचना करते हुए कह रहे हैं
कि महात्मा गांधी छड़ी भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, मतलब छड़ी भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अपना अस्तर नहीं उठाते। कहे कि जिद्दी हैं ये। थोड़ा सा अब यहाँ चर्चा हो गया दलितों के बारे में, तो उनके बारे में जानना भी जरूरी है। भीमराव अम्बेडकर जन्म कब और कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू जिले में। और जाति का कौन था? महार, जो आज हरिजन बोला जाता है। अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? 1990 में मरणोपरांत। 1924 में किस सभा का गठन किया इन्होंने? बम्बई में बहिष्कृत हितकारी सभा का उद्देश्य क्या था? अस्पृश्य लोगों के नैतिक और भौतिक उत्थान। कब बम्बई की विधानसभा के सदस्य मनोनीत हुए? 1926 में। जितना इनको मदद की क्या किस सन में किए? मैंने लाइन्स लगा दिया है। क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन क्यों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे? अछूतों के लिए अलग मताधिकार की मांग को लेकर तीनों में शामिल हुए थे। कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का विरोध किया अंबेडकर ने। जो मांग कर रही थी स्वतंत्रता के, अंबेडकर ने मतलब मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य बने रहे ये चाह रहे थे और दलित वर्ग के हितों की रक्षा हो। मतलब इनका कहना था कि अंग्रेज रहेंगे तो दलित वर्ग की रक्षा होगी और नहीं रहेंगे तो नहीं होगी, इनका मानना था। लेकिन अब आगे देखते हैं। 1936 और 1942 में गठन किया गया स्वतंत्र लेबर पार्टी तथा जाति संघ की। देखिए 36-42 में वायुसेना की कार्यकारिणी के सदस्य रहे 1942 और 46 ईस्वी के दौरान। क्यों इस्तीफा दे दिया था? हिंदू कोड विधेयक पारित होने के विरोध में 1951 में। और कौन लाया था उसमें भी? जो मतलब कि अंतिम सरकार थी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, उसी के विरोध में। और संविधान निर्माण के लिए समिति के अध्यक्ष कब चुने गए? ये चुने गए 29 अगस्त 1947 को। अपने समर्थकों के साथ धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म। कब? 1956 में। कहाँ? नागपुर में। और इसी के बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। नीलंतगो प्रस्ताव क्या था? आया ये 8 अगस्त 1940 को। नीलंतगो प्रस्ताव क्या था? ठीक, देखते हैं। कांग्रेस ने रामगढ़ सम्मेलन में प्रस्ताव दिया कि यदि अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए तो कांग्रेस अंग्रेजों के साथ युद्ध कार्यों में सहयोग कर सकती है। ठीक है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसी प्रस्ताव के बाद जो कांग्रेस ने पास किया, इसी के बाद नीलंतगो प्रस्ताव आया। ठीक, इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। ज़्यादातर अगस्त प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा। अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे देख लेते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना। इस परिषद में 12 में से 8 सदस्य भारतीय होंगे। एक युद्ध सलाहकार कमीशन का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद भारतीयों से संविधान निर्माण का प्रस्ताव दिया जाएगा। सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग को पूर्ण महत्व प्रदान करने का भरोसा दिया और डोमिसाइल स्टेट की स्थापना। नीलंतगो प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने की क्या प्रतिक्रिया दी? जो प्रस्ताव था इस पर कांग्रेस और मुस्लिमों ने कहा कि हमें अस्वीकार है। क्यों? क्योंकि युद्ध के पश्चात जो विश्व युद्ध चल रहा था उसके पश्चात संविधान का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आगे देखें। नीलंतगो प्रस्ताव ही प्रथम महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, ये बात याद रखिएगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार भारत के संविधान बनाने का भारतीयों को अपना अधिकार है। कुछ बातें आगे देख लेते हैं। लॉर्ड नीलंतगो ने गांधी जी के आंदोलन को क्या कहा? राजनीतिक फिरौती कहा। ठीक, भारत सचिव लॉर्ड एमरी ने कहा कि आज मुख्य झगड़ा ब्रिटिश सरकार और आज़ादी मांगने वाले तत्वों में नहीं है, अपितु भारत के राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न तत्वों में है। ठीक है। तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? प्रस्ताव में प्रस्तुत डोमिसाइल स्टेट की स्थिति दरवाजे में लगी जंग की खाई कील की तरह। ठीक, अब देखिए शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्यों ये शुरू होता है? यही नीलंतगो प्रस्ताव के बाद जब, ठीक है, इसका अन्य नाम देख लेते हैं, आगे और सब कुछ मिलेगा। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। कब? 1940 में। क्यों शुरू हुआ? 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव नीलंतगो प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया तो गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। यह सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ?
17 अक्टूबर 1942 में पवनार महाराष्ट्र से शुरू हुआ। ठीक, पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, द्वितीय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन थे? कमेंट करिए आप लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्थगित रहता था? रविवार को। ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये सत्याग्रह जब शुरू किया जाता था तब पुलिस को पूर्व सूचना दी जाती थी जब अगले दिन शुरू होता था। गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे बनाया? ठीक है, ये बनाया विनोबा भावे को आध्यात्मिक और जवाहरलाल नेहरू को राजनीतिक उत्तराधिकारी। आज़ादी के बाद विनोबा भावे क्या किए? भूदान, ग्राम दान आंदोलन चलाए और सर्वोदय समाज की स्थापना की। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दो उद्देश्य थे। प्रथम, भारतीय जनता को उग्र राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति और दूसरा, इसके द्वारा ब्रिटेन सरकार को एक और अवसर देना। मतलब कि जो हमारी मांगे हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए, पूर्ण स्वराज की बात करिए, आप आप पूर्ण स्वराज की बात करिए और डोमिनियन स्टेट की बात मत करिए। क्रिप्ट मिशन अब आता है इसी के बाद। क्यों आता है भाई? क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी चला रहे हैं, विश्व में संदेश जा रहा था। ठीक, समुदाय में अंग्रेज के विरुद्ध गलत जा रहा था, मतलब कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, इसके कारण विश्व में क्या जा रहा था? अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब कि गलत संदेश जा रहा था। और क्यों आया? ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर विश्व नेताओं का दबाव बना, जैसे अमेरिका राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये सब लोग एक तरफ थे। ठीक है, आगे देखिए। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी वास्तविक उद्देश्य था। कब पहुंचा भाई? 22 मार्च 1942 ईस्वी को। युद्ध में क्या करना था? भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों का सहयोग प्रदान करना। क्रिप्स ने आते ही घोषणा की थी, जितना जल्दी संभव हो सके भारतीयों को स्वशासन की स्थापना करना है। क्रिप्स मिशन जो है एक धोखेबाज मिशन था पूरी तरह से। अभी आगे मिलेगा क्यों। कांग्रेस ने क्रिप्स से बातचीत करने के लिए नियुक्त किए। जो कांग्रेस समिति थी उसने क्रिप्स मिशन से जो कि बातचीत करने के लिए किसे नियुक्त किया? मौलाना आज़ाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई। कब इन्होंने प्रस्ताव था वो तो आया, अभी कब प्रस्ताव मतलब घोषित किए? 29 मार्च 1942 ईस्वी को। क्या था भाई इनका? देख लीजिए। युद्ध के पश्चात, ये भी युद्ध के पश्चात ही कह रहे हैं, भारत को डोमिनियन स्टेट, अभी पूर्ण स्वराज की बात नहीं, डोमिनियन की भी बात कर रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए ब्रिटिश सरकार अलग से समझौता कर, यही एक अलग बसाया था मैटर। तो उसी तरह था पिछली वाली तरह, अगस्त प्रस्ताव की तरह। प्रांतीय विधानसभाओं को संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें सदस्य पूर्ण भारतीय होंगे। प्रांतीय सरकारें विधानसभा की सुझावों को मानने या नहीं मानने के लिए, ये सब थोड़ा थोड़ा बस परिवर्तन करके आए। ठीक, बाकी वही बात डोमिनियन स्टेट उसमें भी है, जबकि भारत की मांग यही थी कि डोमिनियन स्टेट की बात ही मत करिए आप। क्रिप्स मिशन के सभी प्रस्ताव कांग्रेस ने क्यों स्वीकार नहीं किए? क्योंकि युद्ध के बाद लागू होने थे। ठीक है, और ये डोमिनियन स्टेट भी इसका कारण है। दूसरा, पहला युद्ध के बाद, दूसरा डोमिनियन स्टेट, याद रखिएगा। स्पोर्ट क्रिप्स किसके मित्र भी थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अब देखिए कुछ कथन भी देख लीजिए। कथन आप लोग हमेशा देख के रखेंगे। और गांधी जी के सहयोगी आंदोलन में दो चीजें बहुत पूछता है। पहला देख लेते हैं। नेहरू ने क्या कहा? जब मैंने पहली बार इन प्रस्तावों को पढ़ा तो मैं बुरी तरह से निराश हुआ और मेरा पुराना मित्र क्रिप्स जो था, इनका मित्र था, शैतान के वकील बनकर आया, जिनकी योजना को लागू कराने का परिणाम देश में विभाजन था। समझ में आया? ऐसे ऐसे थे लोग दोस्त। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेट चेक कहा, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। दिवालिया मतलब इसका शासन खत्म होने वाला है। कहने का मतलब ये था। नोट कुछ बातें। वायसराय के बीटों के मुद्दे पर क्रिप्स और कांग्रेस के मध्य बातचीत टूट गई। दूसरा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, विदेशी मंत्री एमरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, वायसराय लिंटगो और कमांडर इन चीफ पेवेल भी नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन भारत में सफल रहे। क्रिप्स मिशन भारत में सफल रहे, वो नहीं चाहते थे। इसलिए कहें वेरी इंपॉर्टेंट।
अप्रैल 1942 ईस्वी में क्रिप्स वापस इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। अगस्त 1942 में। क्यों शुरू हुआ? क्रिप्स मिशन अगस्त 1942 ईस्वी में सफल होने पर भारत में तथा भारत पर जापान के आक्रमण के बढ़ते दबाव के कारण भारतीयों में निराशा और डर का माहौल हो गया। ठीक है, अतः गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया। क्या था प्रस्ताव में? जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक सहयोग का आह्वान किया। कहा कि भैया आप अंग्रेज वाले आप लोग तुरंत चले जाइए और जापानी अगर हम आएंगे तो यहाँ के देशवासी आप लोग इनका सहयोग करेंगे जापानियों का। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई? जिसमें गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा। ये कहाँ हुई? वर्धा में। ठीक, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कहाँ कर दी गई? अगस्त 1942 ईस्वी में। ठीक है, और बम्बई के ग्वालियर टैंक में मैदान में होगा। मतलब वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए फिर से एक बार बुलाया गया अगस्त 1942 ईस्वी में। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? मौलाना आज़ाद के स्थान में मौलाना आज़ाद कर। ठीक है, यह प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो गांधी जी का जो प्रस्ताव था। और सरदार पटेल जी ने इसका समर्थन किया। गांधी जी ने कितने मिनट तक भाषण दिया था? 70 मिनट तक, और उसी में दिया था करो या मरो नारा। आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय और ब्रिटेन प्रधानमंत्री तथा भारत सचिव कौन थे? देखिए, इसमें वायसराय लेंथगो थे और प्रधानमंत्री चर्चिल थे, भारत सचिव एमरी थे। तीनों पूछा जा चुका था। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार करना था। ठीक, और सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जीरो आवर चला के। अब देखिए आंदोलन के नेता और किस जेल में बंद हुए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में। अब सोचिए उस समय के जेल कैसे थे। आगा खां पैलेस ये जेल था, जेल नहीं था, ऐसे जगह रखा जा रहा था क्योंकि अगर नहीं तो कुछ हो गया तो भाई तुरंत कौन जवाबदेही होगा। ऐसे ही जो जेल में जाता था वो करता, अगर बैठ जाता था और मरने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए कहे भैया इनको पैलेस में रखो, वो भी आगा खां के। पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद पटना जेल में, कांग्रेस के अन्य सभी नेता अहमदाबाद के किले में। गांधी जी ने आह्वान किया इस भारत छोड़ो आंदोलन में सरकारी कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा अपना करें। निष्ठा की घोषणा। सैनिक अपना देशवासियों पर गोली नहीं चलाएं। ठीक है, रियासतों की जो जनसंख्या है, रियासतों की जनता राजाओं का नेतृत्व तभी स्वीकार करे जब राजा अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ठीक, नहीं तो कहने का मतलब कि जनता का मतलब साथ दें, और इसमें मतलब कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में साथ हैं, तभी राजा का साथ दीजिए आप, नहीं तो राजा का साथ छोड़ दीजिए। छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल हो जाने तक अपने निर्णय पर दृढ़ रह सकें। गांधी जी ने किसानों से कहा कि जिन्हें साहस हो, जो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, उन्हें लगान देने की से इनकार कर देना चाहिए। छठवीं बात, जमींदार अगर किसानों का साथ दें तो उनका हिस्सा उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर जमींदार सरकार के साथ दें तो उनका भी कर नहीं देते हैं, जमींदारों का विरोध करना चाहिए। आंदोलन के द्वारा क्या नष्ट किया गया? 250 रेलवे स्टेशन, 500 से ज़्यादा डाकघर, 150 से ज़्यादा पुलिस थाने। अब अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का सलातीग्राद किसे कहा गया? सलातीग्राद। अहमदाबाद मिल में 3 महीने तक हड़ताल था, उसी को क्या कहा गया? सलातीग्राद। ग्वालियर मैदान पर तिरंगा कौन फहराया? अरुणा आसिफ अली ने। कब? 9 अगस्त को। इसलिए 9 अगस्त को दिन क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्वालियर मैदान का नाम क्या हो गया? अगस्त क्रांति। कांग्रेस ने भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाए जहां से संदेश प्रसारित होते थे। कहाँ बनाए? मुंबई व नासिक में। और कौन प्रसारित करता था? उषा मेहता। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। किस महिला ने भूमिगत कार्रवाई में भाग लिया? अरुणा आसिफ अली और सुचिता कृपलानी, ये लोग भूमिगत कार्रवाई में भाग ली। किसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए प्रतिदिन एक नई कार
दी जाती थी। ये बचाते थे सुमित मौराक मुखर्जी और किसे, अच्युत पटवर्धन को डेली कार देते बचाने के लिए। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व कौन किया? कोई नहीं, नेतृत्वहीन था ये। नेतृत्वहीन होने के आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हिंसक हो उठा। कई भागों में अंग्रेज शासन समाप्त हुआ, क्रांति कर सरकारें स्थापित हो गई। मतलब कि कई जगह से चले गए। आपके बगल में बलिया एक है, बलिया में आज़ादी से पहले ही वहाँ हो गए थे। ठीक है, ऐसे ऐसे कई जिले थे। अगला देखिए, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के बाद कांग्रेस ने द्वितीय पंक्ति के नेता ने आंदोलन चलाया। जब सभी लोग गिरफ्तार हो, द्वितीय पंक्ति के कौन थे? जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन प्रमुख थे। नाम याद रखिएगा। अब बागडोर युवाओं और शाही नवयुवकों के हाथों में आ गई, जिससे उन सरकारी भवन पर आक्रमण कर दिए, टेलीफोन व तार लाइन काटे, रेलवे पटरी उखाड़े तथा सरकारी सत्ता के प्रतीकों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। इस पे कुछ कथन है, देख लेते हैं। गांधी जी ने हरिजन में लिखा, भारत में अंग्रेज की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण को निमंत्रण है। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, भारत को ईश्वर के हाथों या अराजकता में छोड़ दो। जब सभी दल कुत्ते के भांति आपस में लड़ेंगे और जब वास्तविक उत्तरदायित्व सिर पर पड़ेगा तो स्वयं आपस में समझौता कर लेंगे। कांग्रेस को चुनौती देते हुए गांधी जी ने कहा, यदि कांग्रेस ने मेरे संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। जब अगस्त में ये रखे थे वर्धा में प्रस्ताव अपना, तब की ये बात है। कांग्रेस ने निष्कर्ष निकाला, अधिक चुप रहना या स्वीकार कर लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की इच्छा जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार है। गांधी जी ने कहा, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, उसे अपने हृदय में संजो कर रखें और वो मंत्र है, करो या मरो। या तो हम सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, भारत को आज़ाद कराएंगे। इसका अर्थ था ये मंत्र का कि या तो हम सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, भारत को आज़ाद कराएंगे, या इस कोशिश में अपनी जान देंगे, अपनी गुलामी का अस्तित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका था ये स्लोगन। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो करो मरो, इन्होंने कहा था करो या मरो, इसका कहने का अर्थ यह था कि या तो हम सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, भारत को आज़ाद कराएंगे, या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब गुलाम भारत रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे देखने के लिए। अब देखिए, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान कैसे स्थापना हुई। 1857 के महान विद्रोह में हिंदू मुस्लिम संगठन संगठित होकर लड़े। ठीक है, अंग्रेजों ने इस विद्रोह पर कहा, जब 1857 की क्रांति होती है तो मुसलमानों को उत्तरदायी ठहराया। मतलब कि जो क्रांति मुसलमान के द्वारा ही की गई है, क्योंकि भाई उसमें ज़्यादातर मुसलमान ही शासक थे और वही विद्रोह के लोग, जैसे लखनऊ में हुआ था, ठीक है, आपके यहाँ इलाहाबाद में हुआ था, ठीक, उधर कलकत्ता में भी चल रहा था। इससे उन्होंने मुसलमानों को उत्तरदायी ठहराया और विद्रोह के उपरांत हिंदुओं को क्या किया, प्रोत्साहित किया। पहले हिंदुओं को प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन 1900 के बाद ये मुस्लिमों की तरफ झुकने लगे। 1909 जब आया तो, ठीक है। और सर सैयद अहमद ने 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में प्रथम पुस्तक लिखी। क्या था? असबाब बगावते हिंद। ठीक है। अहमद खान ने अपने प्रारंभिक दौर में हिंदू और मुस्लिम को क्या कहा था? चिड़िया की दो सुंदर आंखें बताया हिंदू और मुस्लिम को। इसके संपर्क में आकर अहमद खान का दृष्टिकोण सांप्रदायिक हो गया। ठीक है। ये जो थे अलीगढ़ में प्रिंसिपल थे थियोडोर बैंक तथा आर्च और बोल्ट। मतलब जो अलीगढ़ के प्रिंसिपल थे थियोडोर बैंक और आर्च बोल्ट इनके संपर्क में आके इन्होंने क्या कर दिया, इसको सांप्रदायिक दृष्टिकोण में बदल दिया, इनके दृष्टिकोण को। ठीक है। अहमद खान ने किसका समर्थन तथा विरोध किया था? अहमद खान ने अंग्रेजों का समर्थन किया और कांग्रेस का क्या किया था? विरोध किया था। अहमद खान ने कहा हिंदू मुस्लिम के एक ज़मीन पर एक साथ नहीं रह सकते। जबकि शुरू में क्या कहे थे कि हिंदू और मुस्लिम को क्या कहे थे? चिड़िया की दो सुंदर आंखें। सोचिए कितना आदमी बदल गया। ऐसे लोग बदलते हैं। अहमद खान ने
राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर किसकी स्थापना की? इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन 1888 में। ये किसके कहने पर किया? अंग्रेजों के द्वारा कहने पर किया। अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में रूढ़िवादी मुसलमानों ने, मतलब इन्हीं के विरोध में, जो अहमद खान थे, 1867 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में सहारनपुर के देवबंद गांव में मोहम्मद कासिम की तथा रशीद अहमद गहुनी के नेतृत्व में किसका स्थापना की गई? दारुल उलूम, ये संगठन का मतलब की स्थापना की गई। ये कांग्रेस का समर्थन और अंग्रेजों का विरोध करती थी। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में? अक्टूबर 1906 में। नेतृत्व किसके में? मुसलमानों का डेलीगेशन वायसराय मिंटो द्वितीय से मिलने गया। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। और कहाँ गया? शिमला में। और इनको, मुसलमानों को इनका समर्थन मिला मिंटो द्वितीय का। इस प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के लिए मांग की राजनीतिक संरक्षण की। और ये कहा ठीक है, राजनीतिक क्या, हम तुमको मतलब कि वो देते हैं, 1909 में दिया, 1909 में इनको पूरा अधिकारी दे देते हैं और दे दिए। किसने वायसराय की सलाह से ढाका में किसकी सहायता से मुस्लिम का संगठन किया? ढाका के नवाब ढाका का नवाब सलीम ने, मुल्ला जो थे, उन्होंने आगा खां के सहयोग से दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना की। थोड़ा सा मैंने इसको क्वेश्चन टाइप में बनाने की कोशिश किया है कि आपको माइंड में सेट रहेगा, ठीक है। इसकी अस्थायी अध्यक्ष तक किसको पहला अध्यक्ष बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और पहला अध्यक्ष कौन बने थे? वकार उल मुल्क बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? आगा खां। लिंग का उद्देश्य था सभी धर्मों के साथ धार्मिक सहानुभूति रखते हुए मुसलमान अधिकारों की रक्षा करना, जो मुसलमान के अधिकार उसको रक्षा करना, अंग्रेजों का समर्थन करना भी, ठीक है। अब देखिए अगला, नवाब फकर उल मुल्क ने अलीगढ़ में भाषण देते हुए क्या कहा? यदि अंग्रेज राज भारत में समाप्त हो गया तो हिंदू हम पर राज करेंगे और हमारी जान, माल और धर्म खतरे में होगा तथा मुसलमान इसके लिए अंग्रेज राज को जारी रखने में सहायता करें। और मुसलमान स्वयं को अंग्रेजी सेना समझते हुए ब्रिटिश क्राउन के लिए अपना रक्त बहाकर अपना जीवन अर्पण करने को तैयार रहना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? मुसलमानों को कहा कि आप समझिए कि आप ही अंग्रेज हैं, एक तरह से इनका कहना का मतलब ये था, ठीक है। नवाब सलीमुल ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, ठीक। और जो नवाब सलीमुल ने क्या किया? बंगाल जो विभाजन हुआ था उसका क्या किया? इन्होंने समर्थन किया। और पूरे हम ये पढ़ रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों के बहुमत हो, इसके कहने का मतलब ये है कि नवाब सलीमुल ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और ये पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे? अपने अधिकार में ले लेंगे। और बाद में मुस्लिम लीग ने ले भी लिया, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। कुरान की आयतों का उल्लेख करते हुए महिला शिक्षा का समर्थन किसने किया? कुरान में जो दिया गया है उसका उल्लेख करते हुए महिला शिक्षा का समर्थन किया मुमताज़ अली ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की, ठीक। कहाँ पे? अमृतसर सम्मेलन में। और यही पृथक निर्वाचन पद्धति कब मिल जाती है? 1909 में। यही हम बताना चाह रहे थे, वहाँ बता नहीं पाए। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई? 1909 आ भी गया। और यहीं से क्या हुआ? सांप्रदायिक का विकास हुआ। इसी के बाद पूना पैक्ट में भी यही कहे कि हम जो थे छोटे वाले उनको भी हम देते हैं, तो इसीलिए पूना पैक्ट हुआ। बताएं भी आगे। अब आगे देखिए, पीछे बात करना बेकार है। ये हमारा एक तरह से मैराथन क्लास है, बस ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो बस एक रिवीजन के पर्पज से बनाया गया। पढ़ना है तो आप NCERT पढ़ लीजिए। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो द्वितीय को पत्र लिखा, हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट कथन पूछा जा चुका है UPPCS में। मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग की लंदन में शाखा किसके द्वारा स्थापित गई?
अमीर अली के द्वारा। कब? 1908 में। अब देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति थी, क्या थी? जिस वर्ग की सीट आरक्षित होती थी, मतदान भी उसी वर्ग के लिए। बताएं अभी आगे आपको। अलीगढ़ समूह को नापसंद करने वाले पंजाब के मुसलमानों ने 1906 में कौन सा आंदोलन चलाया? हकीम अजमल खान और अली इमाम ने अहरहार आंदोलन चलाया। कौन सा? अहरहार आंदोलन। अलीगढ़ मुस्लिम के नापसंद करने वाले, इनके खिलाफ अलीगढ़ में जो मुस्लिम थे चला रहे थे अपना आंदोलन। जैसे अली जी थे मुस्लिम के, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की, उन्हीं के खिलाफ ये लोग थे। कांग्रेस ने मुस्लिम के साथ 1916 के लखनऊ समझौते में क्या हुआ? जो 1916 का समझौता, उसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति मुस्लिम ने स्वीकार कर लिया। ठीक, जो कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने स्वराज की जो मांग थी कांग्रेस की, उसको इन्होंने स्वीकार किया। थोड़ी सा ध्यान दे के पढ़ना है आपको। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम को अधिक रियायतें दे रही है। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों की पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को क्या किया गया था? नेहरू जो रिपोर्ट आया था उसमें नकार दिया गया था। इसीलिए 14 सूत्री मांग रखे थे। कौन? जिन्ना, कि हम भी इसी माटी के रहने वाले हैं। ये जिन्ना आ भी गए। जिन्ना मुस्लिम लीग से दुखित होकर इंग्लैंड चले गए थे और आरंभिक दौर में जिन्ना क्या थे? राष्ट्रवादी थे। मतलब ये भी क्या थे? हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे। और जब ये गठन हुआ मुस्लिम के, उसके विरोध में थे। जिन्ना ने एक बार एक बालक को क्या कहा था, ये भी देख लीजिए। तुम पहले भारतीय हो फिर मुसलमान हो। सोचिए, शुरू में सभी लोग राष्ट्रवादी थे, मतलब हिंदू मुस्लिम। लेकिन 1909 का जब हुआ ना, उसके बाद जो सांप्रदायिक का बीज बोए इंग्लैंड, मतलब अंग्रेज, इसी के बाद लोग आपसी फूट पड़ने लगी मुसलमान और हिंदू में। इसके बाद छोटी और उच्च जाति में लोग बांट दिए गए। ऐसा नहीं है, आज के भी युग में आप देखेंगे शोषण होने का मतलब ऐसा बड़े वर्ग ही नहीं करते हैं, ठीक है, ना छोटे वर्ग ही करते हैं। कुछ लोग हैं जो करते रहते हैं, वो हमेशा चलता रहेगा, यह प्रकृति का नियम है। आगे देखिए, कवि मोहम्मद इकबाल ने कहा, मंदिर और मस्जिद जहाँ पंडित मंत्र पढ़ते हैं और मुल्ला अजान देते हैं, हम आकर्षित नहीं करते। ठीक, मैं अपने ईश्वर अपने देश की मिट्टी को देखता हूँ। किसका कथन था? इकबाल ने कहा। किसने कहा कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिक? इकबाल ने कहा। कवि इकबाल ने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत लिखा। कौन लिखे थे? इकबाल। और किस ग्रंथ में लिखे थे ये? इनकी कौन सी ये पत्रिका थी? तराए हिंद में लिखे थे। ये पूछा जा चुका है पीसीएस एग्जाम में। मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है? नवाब अब्दुल तालिब खान को। अब पाकिस्तान की मांग कब से हुई ये भी देख लीजिए। किस समय में मांगा गया? लाहौर सम्मेलन 23 मार्च 1940 को। इसकी अध्यक्षता कौन किया? अली जिन्ना। ये मुस्लिमों लोग का था। ये जो सम्मेलन था मुस्लिमों का लाहौर सम्मेलन था, ठीक है, कांग्रेस का मत समझिएगा। इसी सम्मेलन में जिन्ना ने सिद्धांत दिया द्विराष्ट्र का। क्या दिया? द्विराष्ट्र का दिया सिद्धांत। तो पृथक कौम ही नहीं, द्विराष्ट्र भी है। किसने कहा? अली जिन्ना ने। और मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर सम्मेलन में मुसलमानों के लिए प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव रखा गया? अलग राज्य का, ठीक है। परंतु इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रस्ताव में क्या है? जो आया था अलग राज्य का मतलब बनाने के लिए, इसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था, बस द्विराष्ट्र का था। प्रस्ताव कौन बनाया था? जो प्रस्ताव था अलग राज्य का, और किसने यह प्रस्ताव सम्मेलन में रखा था? प्रस्ताव सिकंदर हयात ने बनाया था और फजल उल हक ने रखा था। मैंने इसमें एक क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया है, इतना ध्यान रखिएगा। पहले ही बोले थे क्यों, कहाँ, कैसे, इस सब बातों का ध्यान रख के आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कम से कम पहले 3 से 4 बार वीडियो को देखिए। अगला है, मुस्लिम लीग ने क्या कहा? ऐसी कोई भी योजना मुसलमानों को तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएं। मतलब इनका कहने का मतलब है, हमें तब तक कोई राष्ट्र मंजूर नहीं है जब तक 2 राष्ट्र बनाने का, एक हिंदुओं के लिए एक मुसलमानों के लिए, न रखा जाए। और जो राष्ट्र बनेगा हमारे लिए, उसमें हम मुस्लिम बहुल होना चाहिए।
जिन्ना ने क्या कहा, बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देंगे, अंग्रेज के जाने के बाद हिंदुओं का जंगल राज स्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह से अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 1942 के बाद इनका भी घटने लगेगा अंग्रेजों से अपना संबंध। 1940 ईस्वी में लिंदको प्रस्ताव में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से समझौता होगा। ठीक है, 1942 के ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने क्या किया, उन्होंने भाग ही नहीं लिया उसमें। क्यों? क्योंकि द्विराष्ट्र की मांग कर रहे थे, पहले द्विराष्ट्र की बात मानिए तब कुछ भी बात होगा। 1943 कराची सम्मेलन हुआ मुस्लिम लीग का, और उसमें नारा दिया गया बांटो और जाओ, क्योंकि ये भी जान गए कि जापान आक्रमण कर रहा है तो दिक्कत होगा ही होगा, तो अंग्रेजों से कहने लगे बांटो और जाओ। जैसे कांग्रेस का आया था, गांधी जी ने करो मरो दिया था, कहा कि जो भारत की स्थिति उसी पे छोड़ के आप चले जाओ यहाँ से, वैसे ही इन्होंने कहा बांटो और जाओ। पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 ईस्वी को। डिटेल के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, फिलहाल एक रिवीजन क्लास है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो 5 से 6 घंटे में ख़त्म करना है। आप इसको 4 से 5 बार देखेंगे। अब देखिए आगे, चक्रवर्ती राजकुमाराचारी ने 1944 ईस्वी में एक योजना दी थी, CRR फार्मूला प्लान कहा गया। इसमें क्या कहा गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलकर आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, और इसके बाद जनमत संग्रह करवाएं कि कौन मतलब कि राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा, नहीं हम ये स्वीकारे नहीं है। ठीक, तो बात हो भी नहीं की। अब आगे देखते हैं, 1945 में लियाकत अली और भूला भाई देसाई की मत भी वार्ता हुआ, लेकिन क्या नतीजा निकला, कोई भी नहीं निकला। 1945 में गांधी जी लगातार जिन्ना से मिलने उनके घर जाते गए, तो क्या हुआ, जिन्ना देश के मुसलमानों के लिए एकमात्र नेता बन गया। ठीक, गांधी जी ने जिन्ना को कहा कायदे आजम, ये पूछा गया है। अब देख लेते हैं वेवेल्स योजना और शिमला सम्मेलन क्या है। ये जो वेवेल्स योजना है ना, जो 1942 में जो चलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, वो भारत छोड़ो आंदोलन, उसी को शांत करने के लिए आया था, बस इतना जानिए। देखिए कॉमन सभा में कॉमन रहेगा, कॉमन सभा जो हमारे लोकसभा की तरह है, घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई, भारत सचिव लॉर्ड एमरी ने किया घोषणा। ये कब, 14 जून 1945 में। वायसराय वेवेल्स ने एक प्रस्ताव दिया जिस पर विचार करने के लिए सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इसमें यही कहा गया कॉमन सभा घोषणा में। जून 1945 में शिमला में शिमला में फिर सम्मेलन बुलाया गया। लिंदको की जगह वायसराय बनकर भारत कौन आया था, लॉर्ड वेवेल्स आया था। क्यों, तनावपूर्ण सम्मान बनाने के लिए, जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी। वेवेल ने नेताओं को जेल से रिहा किया, जो जेल में थे कांग्रेसियों को रिहा किया। 6 मई 1945 ईस्वी को गांधी जी को, जून 1945 में सभी कांग्रेस नेताओं को। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आज़ाद हिंद फौज और लाल किला का मुकदमा। त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था, किसका गठन किया था, मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। जब 1939 में ये अध्यक्ष बने थे, जब देखे कि मतभेद उत्पन्न हो रहा है हमारा कांग्रेस से, तो उसी समय ये स्थापना किए थे। अब बताए थे कि इनको 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। आप लोग पिछले देखिएगा उसको। देखिए आगे, अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया था। कहाँ किए थे, कलकत्ता में। तब सुभाष बोस ने क्या लिखा था, मुझे रिहा कर दिया जाए वरना मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा, जीवित रहने की योजना से इनकार कर दूंगा। तब इनको क्या किया गया, घर में नज़रबंद कर दिया गया। और घर में नज़रबंद के दौरान जनवरी 1942 में सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर किसके नाम से पहुँचे, जियाउद्दीन नाम रख के देश से भागे। पहले कहाँ गए, अफगानिस्तान, फिर मॉस्को, फिर वहाँ से जर्मनी पहुँच गए, क्योंकि जर्मनी में नेता हिटलर का क्या चाह रहे थे, ये साथ चाह रहे थे। अब देखिए हिटलर ने इन्हें क्या कहा और सुभाष बोस ने फिर क्या कहा, मतलब हिटलर ने इन्हें नेताजी कहा और सुभाष बोस ने क्या, चंद्र बोस ने क्या कहा, जय हिंद इनका नारा था। कैप्टन मोहन ने किसकी सहायता से किसका गठन किया, देखिए हम यहाँ किसकी किसका सब लगा रहे हैं, पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहने पर वीडियो 3 से 4 बार देख लीजिएगा, या PDF पढ़ते रहिए, एक तरफ वीडियो खोले रहिए। देखिए फिर से, कैप्टन मोहन ने किसकी सहायता से किसका गठन किया था, रास बिहारी बोस की सहायता से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कब, सितंबर 1942 में, जिसके अधिकांश सदस्य हुए थे कौन थे, जो विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से
जर्मनी और जापान की युद्ध में पकड़े गए थे, मतलब बंदी बना लिए गए थे। आगे, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में पहुँचे कब? जर्मनी मतलब जर्मनी से कहाँ पहुँचे? सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पहुँचे जापान, और वहाँ नेता तोजो से मिले, जापान के नेता से। सुभाष जी ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की नेतृत्व कब संभाला था? अक्टूबर 1943 ईस्वी में। इसका नाम रखा INA, आज़ाद हिंद फौज, और 4 बटालियन की स्थापना की। कौन कौन सी? एक तो बोस, ठीक, इसके बाद नेहरू, इसके बाद गांधी, ठीक है, और एक झांसी, झांसी की रानी, याद रखिएगा। मतलब ये 4 बटालियन थी। अगला, INA का स्लोगन क्या था? इत्तफाक, एतमाद, कुर्बानी। अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। कहाँ? सिंगापुर में। इसका मुख्यालय बनाया गया सिंगापुर व रंगून को। इसको 9 देशों ने मान्यता भी दे दिया, अस्थायी सरकार को जो इनकी थी। जापान ने सरकार को नवगठित द्वीपों को सौंपा। वो कौन कौन से द्वीप थे? वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कब सौंपा था? नवंबर 1943 में। सन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने क्रम से रखने की कोशिश किया है, इसको याद रखिएगा। सुभाष जी ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रख दिया था शहीद और स्वराज, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, अगर मेरी गलती से सुभाष चाहे गांधी निकल जा रहा है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि पढ़ाने में हमको शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो रिवीजन में थोड़ा सा मैंने शॉर्ट नाम लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा क्लास छोटा हो। सुभाष ने नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? सुभाष चंद्र को देश नायक तथा महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और सिंगापुर रेडियो से भारतीयों को संबोधित किया, ठीक है। आगे देखते हैं। सुभाष जी ने राष्ट्रवाद को किसका मिश्रण बताया और कहा? राष्ट्रवाद को सत्यम शिवम सुंदरम का मिश्रण बताया और कहा आज़ादी दी नहीं जाती अपितु छीन ली जाती है। मई 1944 ईस्वी तक स्वतंत्र भारत की भूमि पर तिरंगा झंडा कहाँ गाड़ दिया गया था? ये असम के कोहिमा तक चले आए थे। सोच जाइए, कौन? सुभाष चंद्र बोस की जो टीम थी, ठीक है। और फिर क्यों वापस चले गए? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार होने लगी, तो फिर वापस हटने लगे। नहीं तो अगर नहीं हारते तो फिर ये भी चढ़ाई कर देते पूरे भारत में, अंग्रेजों को एकदम पानी पिला दिए थे अच्छे से। अब देखिए, हम और सब डिटेल में बात करना है तो लॉन्ग वीडियो आएगा, उसमें अब बात होगा। 1-1 घंटे की क्लास रहेगी इन लोग की, सुभाष चंद्र बोस की 1 घंटे, फिर इनका स्थापना। आगे देखते हैं, फिलहाल ये रिवीजन क्लास है। हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था 18 अगस्त 1945 ईस्वी में। इसकी जांच के लिए कितने आयोग गठित जा चुके हैं? 3 आयोग अब तक गठित किया जा चुके हैं। पहला शाहनवाज आयोग, घोसले आयोग, मुखर्जी आयोग। पता लगाने के लिए सही घटना थी कि नहीं थी। कुछ लोग का मानना था कि वो जिंदा थे, साधु बन के जीवित रहे स्वतंत्रता के बाद भी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी नाम से किसके द्वारा लिखी गई? जीवनी जो है इनके नाम से किसके द्वारा लिखी गई? स्प्रिंगल टाइगर की जीवनी इनकी है। और किसने लिखा? ह्यूज टोए ने। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से पुस्तक लिखी? इंडिया स्ट्रगल 1935-42, ठीक है। अब लाल किला मुकदमा, ये लाल किला मुकदमा क्या है कि इनके सेनापति जो थे सुभाष चंद्र बोस जी के, पकड़े गए थे और लाल किला पर मुकदमा चलाया जा रहा था, वही लाल किला मुकदमा है, ठीक है। अब देख लेते हैं INA के अधिकारियों पर कहाँ मुकदमा चलाया गया? नवंबर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर चलाया गया। और कौन कौन थे इसमें पकड़े गए? शाहनवाज, बताया ना सेनापति, प्रेम सागल, गुरबत्त ढिल्लो थे। कांग्रेस इनके बचाव के लिए समिति का गठन किया, INA रक्षा समिति का, जिसके फूलाबाई क्या थे? अध्यक्ष थे। तेज बहादुर इसके सदस्य थे जो समिति थी। अरुणा आसिफ अली थे, कैलाश काटजू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ध्यान से दीजिए, जो कैलाश काटजू थे पहले ही बनाए गए थे, लेकिन ये बीमार पड़ गए इसलिए फिर किनको बना दिया गया? भूलाबाई को। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुकदमे को लड़ने के लिए कितने साल के बाद अदालत में गए थे? कितने समय के बाद या कितने साल के बाद? 25 वर्षों के बाद गए थे। और लोग कहते हैं
सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट ही नहीं कर रहे। जो बंदा एकदम छोड़ दिया था अदालत को, वो 25 साल बाद जा रहा। अदालत में इनकी सज़ा सुनाई थी, परंतु वायसराय वेवेल ने इन्हें इन्हें बाद में क्या किस में बदल दिया। मतलब अदालत ने इनको सज़ा सुनाई थी, लेकिन वायसराय ने इनको इस सज़ा को क्या कर दिया, कम करके पहले फांसी की, लेकिन बाद में आजीवन कारावास में। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। अब नौसेना विद्रोह, इसके बारे में बस इतना ही जाने कि 18 फरवरी 1946 को हुआ था। अब देखिए, कैबिनेट मिशन आता है, क्यों आता है? भारत में मतलब कि स्वतंत्र मतलब कि पूरी से सत्ता का हस्तांतरण करना था और संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। हम थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहे हैं पहले आपको। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली थे। कब ये हुआ था? सॉरी 1945 रहेगा, 1945। ठीक है, ये काटिएगा। अगला, एटली ने मिशन की घोषणा की। किस मिशन की घोषणा की भाई? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन। कब? 19 फरवरी 1949 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस। ठीक, और नौसेना मंत्री एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, और व्यापार मंडल के अध्यक्ष स्पोर्ट क्रिप्ट, यानी कि 3 सदस्यीय। आगे, इस मिशन का कार्य क्या था? सत्ता का हस्तांतरण के उपाय तलाशना और संविधान का निर्माण। बताया ना अभी आगे, शुरू बता दिए थे। यह मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1949 ईस्वी 46 ईस्वी में। ये देखिए, बताना चाह रहे हैं हम, ये 19 फरवरी याद रखिएगा और 24 मार्च याद रखिए। ये गठन का है, ये भारत पहुंचने का है, दोनों पूछा जा चुका है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें प्रस्ताव जो था, क्या था प्रस्ताव में? पहला, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया कैबिनेट मिशन ने। सबसे पहले सभी दलों को सहायता से एक अंतरिम सरकार का स्थापना की जाए, जिसमें सभी विभाग भारतीयों के पास ही रहेंगे। कोई कांग्रेस के मतलब अंग्रेज के पास नहीं रहेगा। तीसरा, सांप्रदायिक विषय पर निर्णय दोनों समुदाय के सहमत होने पर लिया जाएगा। कौन दोनों समुदाय? हिंदू और मुस्लिम। भारत में ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर संघ बनाया जाएगा। जो ब्रिटिश भारत है और रियासत, उसको मिला क्या बनाया जाएगा? संघ बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र और अधीन रक्षा, संचार, विदेशी जैसे विषय रहेंगे, जबकि शेष विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में अधीन रहेंगी। प्रांतों को मिलाकर 3 संघ बनाए जाएंगे। ठीक है, और कैसे बांटे थे संघ को? समूह ए में हिंदू बहुमत वाले, पहले बम्बई बिहार ये हिंदू बहुमत वाले हैं। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, ये आप याद रखिए, इसमें हिंदू बहुलता थी। ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मुस्लिम बहुलता पूछा जा चुका है बिहार पीसीएस में। समूह, बिहार पीसीएस नहीं, यूपी पीसीएस पूछा जा चुका है। समूह बी में देखिए मुस्लिम बहुल को रखा गया है। पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, फिर सिंध और पंजाब। सी में कौन रखा गया? बंगाल व असम को, क्योंकि दोनों यहाँ पे था। अब देखिए माउंटबेटन योजना क्यों आती है? क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आई थी, उसने कांग्रेस को मतलब कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान सबका जो उल्लेख किया जा रहा था, उसको मानने से इनकार कर दिया था, और इसलिए कैबिनेट जो मिशन था वो फेल हो गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना आया, और किसके लिए? बांटने के लिए देश को, कि नहीं अब बांट ही दिया जाए, एक पाकिस्तान बना ही दिया जाए। अब देखिए, इस योजना का प्लान भी कहते हैं, इस योजना को क्या कहते हैं? अन्य प्लान भी नाम है। कौन सा प्लान नाम है? डिक्की वार्ड प्लान। इसके तहत भारत के लिए लक्ष्य था, क्या था? आज़ाद होंगे परंतु उनका विभाजन होगा। इसका क्या था इस योजना का? आज़ाद होंगे भारतवासी, लेकिन उस देश का विभाजन भी होगा। आगे देखते हैं। पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी प्रांत, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम का सिलहट जिला शामिल होगा। जो पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं सिलहट में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जो इसमें क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह। तीसरी बात बोला जाएगा कि अगली बात, रेडक्लिफ आयोग ने सीमा का निर्धारण किया। जो रेडक्लिफ थे, ये किसका सीमा के निर्धारण किया? पंजाब, बंगाल व असम। इसमें 2 सदस्य किसके थे? कांग्रेस के थे। 2 सदस्य मुस्लिम लीग थे। और इसीलिए पाकिस्तान की सीमा को हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि जो पाकिस्तान भारत की सीमा है, उसको कौन सी रेखा कहा जाती है? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की। कब घोषणा की? 3 जून 1947 को, भारत की आज़ाद की। और ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। कब पारित किया? 18 जुलाई 1947 को। कांग्रेस की कार्यकारिणी में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। कौन रखा था? गोविंद बल्लभ पंत ने।
देश की आज़ादी का समारोह 14 अगस्त की रात को दिल्ली में हुआ, जिसमें नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण दिया था। क्या दिया था? नियति के साथ भेंट। ठीक है। और जनगण मन ने किसने गाया था? ये गाए थे MS सुब्बा लक्ष्मी ने। पूछा जा चुका है SSC में। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन क्यों 15 अगस्त 1945 को ही किया? जो हम आज़ादी मनाते हैं 15 अगस्त को, क्यों इसी दिन ही किया था? क्योंकि जापान ने 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए इसने कहा कि भारत भी 15 अगस्त को ही आज़ाद होगा, यानी कि दोनों मेरे ही शासनकाल में। अब कुछ कथन देख लेते हैं। हमें आत्महत्या व पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। किसने कहा? गोविंद बल्लभ पंत ने। यह फैसला सही नहीं है, परंतु कांग्रेस के सामने दूसरे कोई विकल्प नहीं है। किसने कहा? मौलाना आज़ाद ने। इसी प्रस्ताव का समर्थन भी किया। इन्होंने क्या किया? प्रस्ताव जो आया था उसको समर्थन भी कर दिया। यदि आज पाकिस्तान नहीं बना तो सरकार के हर विभाग में एक पाकिस्तानी होगा। कोई पाकिस्तान चाहे ना चाहे, लेकिन अब मैं पाकिस्तान चाहता हूँ। इसने कहा सरदार पटेल ने। किस? मौलाना कलाम से कहा था। इसे मौलाना अब्दुल कलाम से। विभाजन मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा। किसने कहा? गांधी जी ने। पृथक निर्वाचन पद्धति के कारण ही देश का विभाजन हो रहा है। किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद। ये लोग मौलाना आज़ाद से क्यों कर रहे हैं जानते हैं आप लोग? क्योंकि सभी लोग मौलाना आज़ाद से इसलिए कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे उस समय। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। कांग्रेस का जो सम्मेलन उसको आप लोग याद करिए, तब समझ में आएगा सब कि लोग इन्हीं से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही सबके यहाँ जाते थे, अध्यक्ष थे भाई। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने मेरा आंदोलन भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। क्यों? क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रांत जो था पाकिस्तान का भाग आज जो है, वो वहाँ के नेतृत्वकर्ता ये थे। ठीक है, और ये कांग्रेस के सपोर्टर थे। अब ये पाकिस्तान में चला गया, इसलिए भाई तो छोड़ के आ नहीं सकते अपनी जनता को, वहीं रह गए। उत्तर पश्चिमी प्रांतों एवं सिलहट जिले में जनमत सर्वेक्षण का प्रस्ताव कौन बनाया था? PV मेनन ने बनाया था। आज़ादी और गांधी जी। आज़ादी के बाद थोड़ा गांधी जी का देख लिया जाता है रुक। आज़ादी की प्रातःकाल 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में। क्या कर रहे थे? सांप्रदायिक हिंसा का विरोध। गांधी जी ने हिंसा कहाँ रोक दिया था? ये नोआखाली में। कहाँ रोक दिया था? नोआखाली में, जो नोआखाली बोला जाता है, कभी कभी आप लिखना आएगा। इसके सचिव उसमें कौन थे? इनके प्यारे लाल थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम में चल रहा था झगड़ा नोआखाली में, और वो कहाँ है? कलकत्ता में। तो वहाँ पे इन्होंने रोक दिया था सांप्रदायिक हिस्सा। इसलिए क्या किए कि अब सोचे कि पंजाब होते हुए चला जाएगा कराची, वहाँ भी रोका जाएगा। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। आज़ादी के फलस्वरूप विस्थापित होकर आए शरणार्थी को ठहराया गया दिल्ली में। इन कॉलोनी को कहा गया, जहाँ ये ठहरे थे उन कॉलोनी को क्या कहा गया? और आज नाम किस नाम से जाने जाते हैं? ये जो कॉलोनी में ठहरा गया उसको क्या कहा गया था? चीप नगर। और आज लाजपत नगर जो दिल्ली का है। गांधी जी दिल्ली आकर कहाँ रुके और किसके लिए उपवास किए? बिड़ला हाउस में। और पाकिस्तान को धल दिलाने के लिए क्या कहे थे? उपवास किए थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी 30 जनवरी 1948 को। कहाँ? बिड़ला हाउस में। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। पूछा गया क्वेश्चन। गांधी जी जाने की योजना बना रहे थे, बताया ना, पंजाब होते हुए पाकिस्तान जाने की बना रहे थे, वहाँ भी शांति करने के लिए। अब थोड़े कथन दिखा जाता है गांधी जी के मरने के बाद किसने क्या कहा। हमारे जीवन से रोशनी चली गई। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी पर आखिर सूचना दी। हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता चला गया, हिंदू इसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, जो सब कुछ जानता था कि नहीं हमने गलत किया, लेकिन फिर भी राज करना था। आने वाली पीढ़ी यकीन नहीं कर पाएगी कि हाड़ मास का यह पुतला इसी धरती पर जन्म लिया था। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। हमारे बीच का छविलाल राजकुमार चला गया। किसने कहा? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के घोर विरोधी जो रहे थे। कौन? जनरल स्टमस ने। गांधी जी ने भारत ने हमें गांधी दिया, हमने महात्मा लौटाया। किसने कहा? नेस्ले मंडेला ने कहा था। अब थोड़ा सा जो चीज़ें छूट गई हैं, छोटी छोटी बातें, उसको हम देख लेते हैं। दिल्ली दरबार 1911। ब्रिटिश किंग 1911 इसमें अपनी पत्नी के साथ
भारत आया। जो ब्रिटिश किंग कौन थे? 1911 में कहाँ आए थे? कलकत्ता में जॉर्ज पंचम थे। क्या थे? ब्रिटिश किंग, और मेरी अपनी पत्नी के साथ आए थे। हमने इसमें देखिए एकदम बात को छुपा के रखा, क्यों और क्या आपको लगाना है, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है। पढ़ने का तरीका होता है कि माइंड में हिट कर कोई बात। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित घोषणा की गई। पहला, अरुंडेल समिति के आधार पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत होंगे। तीसरा, असम एक अलग प्रांत होगा। चौथा, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी। अब देखते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली से हो गई। भारत की राजधानी दिल्ली हो गई, कब हो गई? 1912 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट बात अब आ रहा है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तब चांदनी चौक पर बम फेंका गया। ठीक है, क्या किया गया था? बम फेंका गया था। अब बम फेंकने वाले में से कौन थे? रास बिहारी बोस, बाल मुकुंद, सचिन सन्याल, जोरावर सिंह। ठीक, अब रास बिहारी बोस चले गए, बम फेंकने के बाद कहाँ भाग गए? जापान भाग गए। सरकार ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर केस लगाया, सॉरी, क्या केस कहा जाता है? दिल्ली प्रशांत केस। जिनमें प्रमुख थे, पकड़े गए थे जो लोग, मास्टर अमीनचंद, अवध बिहारी, सुल्तान चंद, हनुमत सहाय, दीनानाथ, बसंत कुमार, बाल मुकुंद, बलराज। ठीक है, अब गदर पार्टी का स्थापना देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को किस शहर में किसकी स्थापना की? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस में गदर पार्टी की स्थापना की। इसका पुराना नाम क्या था गदर पार्टी का? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। रामनाथ पुरी ने पत्र निकाला, सर्कुलर ए आज़ादी। पूछा जा सकता है वहाँ के प्रमुख थे किसमें? गदर जो आंदोलन चल रहा था। सिएटल में तारकनाथ दास व जीडी कुमार ने स्थापना किया था यूनाइटेड इंडिया हाउस का। सोहन सिंह भांगड़ा ने सैन फ्रांसिस में स्थापना की थी युगांतर आश्रम। नवंबर 1913 ईस्वी को कौन सा साप्ताहिक पत्र निकला जो आरंभ में भाषा में था और बाद में भाषा उसका हुआ? एक बार फिर से, नवंबर 1913 ईस्वी में कौन सा साप्ताहिक पत्र निकला जो प्रारंभ में उसकी भाषा कौन सी थी और बाद में उसकी भाषा हुई? गदर आंदोलन जहाँ चल रहा था, ये थी गदर, उर्दू में और गुरमुखी। मैंने जानबूझ के नाम हटाया। गदर पत्र के नाम पर ही इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन रखा गया। ठीक है, इसके संपादक थे रामचंद्र। इनकी योजना विद्रोह करने की कहाँ थी? पंजाब में। इन्होंने कहा, हमें पंडित और मुसलमान की ज़रूरत नहीं, भजन व प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, इससे हम भटक जाएंगे। यही लड़ने का वक्त है, अपनी तलवार खींच लो। 31 करोड़ हिंदुओं पर 1.25 लाख अंग्रेज शासन कर रहे हैं, परंतु इनकी यह योजना असफल हो गई। क्यों? करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब अगला है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अब देखिए, कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को प्रवेश वर्जित कर रखा था जो आते थे, सीधे भारत से नहीं आते थे, मतलब घूम के आते थे। भारत से कहाँ जाते थे? इंडोनेशिया से जापान, ऐसे आते थे, तो उनको वो मतलब कि प्रतिबंधित कर रखे थे। लेकिन नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडा सरकार ने इस नियम को बदलते हुए लोगों को भी अनुमति प्रदान की जो सीधे भारत से नहीं आने वाले थे। अब देखिए, किसने जापान में जहाज को किराया पर लिया था? किसने जापान से जहाज को, कौन से जहाज को किराया पर लिया था? बाबा गुरदत्त सिंह ने कामता मारू जहाज को। दक्षिणी पूर्वी एशिया से लोगों को लेकर रवाना हुए थे, 375 लोगों को लेकर हुए थे। कहाँ? कनाडा। जब ये कनाडा पहुँचे तो सरकार ने क्या किया? पुराने प्रतिबंध पुनः लागू कर दिए। और किसके कहने पे? अंग्रेज के कहने पे। लोग समझ गए थे। कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने गठन किया किसका? सौर कमेटी का, मदद के लिए। इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद बरकतुल्ला, रामचंद्र और भगवान सिंह, लाल हरदयाल भी शामिल थे। इस कमेटी ने निश्चय किया चंदा एकत्रित कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। इनका मुकदमा लड़ा, कौन कौन लड़े भाई? हुसैन रईस, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह ने। परंतु क्या हुआ? अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वहाँ तो अंग्रेजों का आया था सूचना
नई अनुमति नहीं देना है। फिर जब जहाज वापस भारत आया तो बंदरगाह पर यात्रियों और पुलिसों के मध्य संघर्ष हुआ। ये कब की घटना है? 27 सितंबर 1914 ईस्वी को। और कहाँ? कलकत्ता के पचबज पे। यात्रियों का विश्वास था कि दबाव के कारण ही कनाडा सरकार ने ये प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इस संघर्ष में लगभग मारे गए थे लोग, कितने? 18 यात्री, और अंग्रेजी सरकार के दबाव में आके। सरकारी वकील कौन था उस समय? जगत नारायण मुल्ला थे। ऐसे ही दूसरी जहाज को भी भारत लौटना पड़ा था। कौन सी जहाज थी? दंड तोसा मारू। अब रेशमी रुमाल प्रशांत केंद्र, ये जो है पहले बता रहा हूँ 1914, ये अफगानिस्तान में एक शहर पड़ता है, काबुल वहीं पे हुआ था। ठीक है, मतलब अंतरिम, मतलब कि ये सरकार स्थापित करना अंग्रेजों के खिलाफ, उसी संबंधित है। देख लीजिए थोड़ा सा इसमें है। काबुल में जर्मनी के सहयोग से एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप ने, जिसे अफगानिस्तान की युवराज ने भी समर्थन दिया। कौन था उस समय? आमनतुल्ला। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनाए गए थे कौन? बराकतुल्ला को। खुदाई सेना के, वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल्ला सिद्दी इस सरकार में शामिल थे, जिनसे ही ये रेशमी रुमाल का प्रसंग जुड़ा है, जिनसे ही यह रेशमी रुमाल प्रसंग जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कहाँ और किसने HRA का गठन किया? कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल्ला के सहयोग, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और सचिन सन्याल ने गठन किया था। कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन चंद्र सन्याल। हाँ सही है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? बंदी जीवन, ये जीवन है। और रिवोल्यूशनरी, किस पुस्तक के को क्रांतिकारियों को भगवत गीता कहा जाता है? किसकी? क्रांतिकारियों की भगवत गीता। बंदी जीवन को हिंदी और गुरुमुखी दोनों भाषा में लिखी गई थी। किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने पुस्तक लिखी थी? चंद्रशेखर आज़ाद के। और कौन सी लिखी थी? द फ्लिस ऑफ द बम। ठीक है, किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने पुस्तक लिखी थी? चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पे। ठीक है, ये अनुरोध किए थे। और पुस्तक का नाम क्या था? द फिलॉसफी ऑफ बम। अगला देख लेते हैं। काकोरी प्रशांत केस, ये जो था लखनऊ से ट्रेन जाती थी सहारनपुर, उसी को लौटने से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लखनऊ से सहारनपुर जिले की ओर काकोरी स्थान पर क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। कब? 8 डाउन ट्रेन थी, 9 अगस्त 1925 को। इसके आरोपियों को फांसी दी गई। कहाँ दी गई? देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, असफुल्ला खान फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा। ये सब पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अंतिम शब्द देख लेते हैं। अब मैं अपनी माँ का दूध लूँगा। किसने कहा? बिस्मिल्ला ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये क्या थे? पंडित थे। नाम समझ जाइएगा कि बिस्मिल है तो मुस्लिम है। भारत में ब्रिटिश शासन का पतन हो, अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर कौन कहा? बिस्मिल ने ही कहा था। हम फिर से जन्म लेंगे और एकजुट होकर भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान कर देंगे। किसने कहा? असफ उल्ला खान ने। 27 सितंबर 1945 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई केशव बलराम हेडगेवर के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ था? नागपुर में। अब गठन होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके पहले किसका हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। किसके द्वारा? सचिन सन्याल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, एक और लोग थे, नाम देखिएगा आप लोग, कमेंट करिए एक लोग का। अब देखिए कहाँ पर? भगत सिंह के अनुरोध पर, किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह ने किससे अनुरोध किया था? चंद्रशेखर आज़ाद से। अब देखिए भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। कहाँ की थी? 1926 ईस्वी में। भगत सिंह का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। HRA के मुख्यालय और कहाँ है? HRA के मुख्यालय और कहाँ था? लाहौर और आगरा में।
ये किसका गठन चाहते थे? जो क्रांतिकारी थे किसका गठन चाहते थे? एक फौज, ताकि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशी सत्ता को उखाड़ा जा सके। आगे देखते हैं। HRA का एक कैसा संगठन था? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक आप लोग जानते हैं ना, राजतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली पढ़ेंगे हम पॉलिटी में। अब देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी पर लाठीचार्ज करवाने वाले लाहौर के अंग्रेजी सहायक पुलिस अधीक्षक, इसका नाम बताना है और कब हुआ? सार्डन 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु के द्वारा। लाहौर प्रशांत केस के नाम से जाना जाता है भगत सिंह पर सार्डन की हत्या का मुकदमा। लाहौर प्रशांत केस के नाम से यही जाना जाता है। भगत सिंह विचार के समर्थक थे, मार्क्सवादी। ठीक है। भगत सिंह कहते थे, क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के रगड़ने से आ जाती है। ठीक है। और आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहा? जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है तथा क्रांति उस समय तक अधूरी है जब तक समाज के थोड़े ही लोग बहुसंख्यक लोगों का शोषण करते रहेंगे। अब भगत सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था? लायलपुर में, पंजाब में। भगत सिंह का शहीद स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर। कहाँ है? पंजाब में। भगत सिंह ने कौन सा लेख जेल में लिखा था? मैं नास्तिक क्यों हूँ। किस जेल में? लाहौर जेल में। मैंने सब कुछ जानबूझ के छुपाया कि आपके माइंड में शब्द हिट करे। ठीक है। आपको लगेगा पढ़ने में, अपने आप पढ़ेंगे तो लगेगा कुछ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि PDF पे आपको कुछ कुछ वर्ड लिखने पड़े। मैं अपने पढ़ने के लिए अपनी तरह से बनाया हूँ। जेल में ही उन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी। कौन कौन सी? समाजवाद का अर्थ और दी डोर टू डेथ। भगत सिंह ने किन क्रांतिकारी संगठनों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नौजवान भारत सभा, क्रांति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखिए, हमारा केंद्रीय असेंबली बम कांड क्या है? केंद्रीय असेंबली बम कांड देख लेते हैं। किसने और किस बिल के विरोध में खाली बेंचों पर बम फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका। ठीक है। और स्वयं अपने आप ये लोग गिरफ्तार हो गए। इन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य बाहरी कानून तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। ठीक है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में, ठीक है, लाहौर जेल में किसे फांसी दी गई? भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। ठीक है। इन्होंने जेल में अपने साथ राजनीतिक कैदियों के व्यवहार की मांग की, जिसमें भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया था। व्यवहार की मांग कर रहे थे कि मतलब अच्छा व्यवहार शुरू किया जाए। उसी में कौन तोड़ दिया था? 25 वर्षीय जतिन दास। ठीक है। कितने दिन के बाद? 63 दिन बाद। जतिन दास को जब लाहौर से कहाँ लाया गया तो लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। कलकत्ता में कितने लोग लगभग इकट्ठे हुए थे? 15 लाख लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता में जतिन दास की शहादत पर भाषण दिए। अंग्रेज सरकार ने क्या किया? देशद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष की सजा। और लोग कहते थे कि जब फांसी हुई भगत सिंह की तो कुछ नहीं बोले। जब उनको देशद्रोह लगा के 2 वर्ष की सजा हो जा रही है तो उन्होंने ये लोग समझ गए कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण से करें, और जो लोग उग्रवादी तरीके से कर रहे हैं वो करें। समझ गए? एक ही तरह से नहीं आज़ादी मिली थी, सबका योगदान था। कभी मत ये कहिए कि नहीं एक लोग का योगदान है एक लोग का नहीं है। नेहरू जी बहुत कुछ किए हैं। जब पढ़ेंगे उनके बारे में, उनकी बुक है जो, तब समझ में आएगा, चाहे कहीं से भी आप पढ़ लीजिए। भगत सिंह की मृत्यु पर कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, दोनों का अर्थ एक ही है। डॉक्टर सत्यपाल ने क्या कहा कि भगत सिंह ने साहस व दृढ़ निश्चय की खाड़ी को समाप्त कर दिया। ठीक है। गांधी जी ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि किसी के जीवन में इतना रोमांच नहीं जुड़ा जितना कि भगत सिंह के जीवन से जुड़ा है। अभी मैंने जब सत्यपाल को पढ़ा था थोड़ा आवाज़ अजीब सा ही होगी, लेकिन मैं उसमें गांधी जी के बारे में सोच रहा था। लोग कहते थे कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया भगत सिंह को छुड़वाने में। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट से, इससे निगेटिव शब्द भी निकलेगा, पॉजिटिव भी निकलेगा। ज़्यादा बातें नहीं करने का समय है। पटवैया सीतारमन ने लिखा, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भगत सिंह का नाम भारत में उतना ही लोकप्रिय था जितना गांधी जी को।
आगे, तेलुगु कवि श्री श्री ने भगत सिंह के जीवन पर मारे प्रपंच कविता लिखी और कहा, दूसरी दुनिया बुला रही है, दूसरी दुनिया बुला रही है, इसमें लाल झंडे का आह्वान है। भगत सिंह ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि मेरा मुख्य काम मजदूर का संगठन बनाना है। अब देख लेते हैं अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद क्या हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद को किसने घेर लिया था? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने, और 27 फरवरी 1931 को ये स्वयं गोली मार कर अपनी हत्या कर लिए। ठीक है, और इनका नाम कोई बताएगा? नेत्र नाम था जिसने सहयोग किया, जैसे वह हंसराज था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। वैसे यहाँ कौन था? नेत्र नाम। जो इलाहाबाद में नेत्र नाम की बहुत दुकान जो है बहुत अभी फेमस है, वही नेत्र नाम था। आज़ाद को कहा गया बिस्मिल पारा क्विक सिल्वर राजगुरु के नाम से प्रसिद्ध था। राजगुरु का नाम अन्य नाम से कौन से नाम से प्रसिद्ध था? चूहा के नाम से। भगत सिंह ने कहा, दिल से निकलेगी ना मरकम भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। कहा कि दिल से निकलेगी ना मरकम भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। अब देखते हैं इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ये भी एक जो था स्वतंत्रता में योगदान था इनका। ठीक है, इसके स्थापना करने वाले कौन थे? अभी हम सब कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। सुरसेन जी थे। ठीक, देखते हैं राष्ट्रीय स्कूल के अध्यापक ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। तो भाई कौन थे अध्यापक? मैंने छोड़ दिया है, क्या किया? कुछ भी नहीं लगवाया, जानबूझ के नहीं लगा रहे, आप लोग के माइंड में हिट करें। चटगांव में, और सुरसिंह ने, कौन थे? सुरसेन। इसमें मुस्लिम भी लोग भी सदस्य थे। ठीक है, किसके IRA के नेतृत्व में चटगांव के सत्याग्रह को लूटा गया था? किसके नेतृत्व में? गणेश घोष के। और कब? 18 अप्रैल 1930 को। इसमें लोकीनाथ बाउल सहित इंडियन रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारी सदस्य शामिल थे 65 लोग, लेकिन गोली बारूद तक नहीं मिला इनके घर से जब जांच हुई। तो किसकी अध्यक्षता में अस्थायी सरकार का गठन किया गया? सुरसेन की, कल्पना दत्त और प्रीलिता वाडेकर की सहयोग से। सुरसेन की और कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर की सहयोग से अस्थायी सरकार की। कहाँ सुरसिंह व कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया? 1933 ईस्वी में जलाल बाग में। ठीक, जलाल बाग की पहाड़ी पे। सुरसिंह को कब फांसी दे दी गई? 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। अन्य नाम मास्टर इनका था, नाम से ये प्रसिद्ध थे। दिसंबर 1931 में किसने कलेक्टर को गोली मार दी थी? कौमिली की स्कूल छात्रा शांति घोष व सुनीता चौधरी ने। किसको मारी थी ये लोग? कलेक्टर को। कलेक्टर आएगा। दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी थी बीना दास ने। कब? 1932 ईस्वी में। कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर टैगोर को गोली मार दी थी 1924 में गोपीनाथ शाह ने। हम सबको जो गोली मार थी महिलाओं ने, उनका नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे मेरा आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है। अब बचा है गवर्नर जनरल, कुछ नाम जो दिए गए हैं वो, इन सबको भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गवर्नर जनरल वायसराय। एक तरफ गवर्नर जनरल है, एक तरफ महत्वपूर्ण घटना है। इसमें मैं पहले बता दूं कि गवर्नर जनरल को आपको कार्यकाल को याद रखना है, बाकी जो घटनाएं हुई उसमें हम ध्यान दे चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको कार्यकाल याद रहेगा तो आपको हिट कर जाएगा माइंड में कि किसके कार्यकाल में है। देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल था 1757 से 60, फिर दोबारा आया था, दोबारा बना था 1765 से 67 में। थोड़ा तेज चलेंगे आप। बंगाल का प्रथम गवर्नर, और संधि कहाँ हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1765 में, इसी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, पढ़ाएं इलाहाबाद की संधि क्या थी, कमेंट करिए। और बंगाल में क्या हुआ? द्वैध शासन का स्थापना हुई, ये भी पढ़ाए हैं। अब देखिए अगला, वार्निंग हेस्टिंग बनते हैं कब? 1782 से 85 ईस्वी तक। इसे क्या कहा गया? 1784 में किसने? बंगाल का प्रथम गवर्नर यही बने थे, जनरल। न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। पहला इंग्लैंड लौटने वाला महाभियोग, मतलब इंग्लैंड लौटे तो इनके ऊपर महाभियोग किया गया था। पहला गवर्नर थे सॉरी। ये इनके कार्यकाल में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। फिर गवर्नर जनरल बंगाल के बने। मद्रास और मुंबई के गवर्नर इनके अधीन हो गए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1974 में। 4 प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे इसमें, न्यायालय में। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? एलिजा एप्पे बने थे। मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा 1701 में, सॉरी 1771।
कहाँ स्थापना हुई? कलकत्ता में। सर विलियम जोन्स की सहायता से मिलकर क्या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? कब? 1774 में। इन्होंने ही रिंग फेंस की नीति दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देख लेते हैं। कार्यकाल 1786 से 93 है। इसने क्या क्या अस्थाई इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ये क्या था? भू राजस्व संबंधित। जो 90% था वो अंग्रेजी शासन का होता था, यानी कि 11 भाग में से 10 भाग उनका अंग्रेजों का, कंपनी का 10%, यानी कि 10वां भाग 11 में से, सॉरी यहाँ 11/1 रहेगा। 1/11 भाग जो उसका एक भाग जो होता था वो राजा का होता, मतलब सॉरी वो एक बार फिर से बता देते हैं। जो स्थानीय बंदोबस्त लागू हुआ, इसमें राजस्व का 90% जो गवर्नर जो अंग्रेज थे उनका होता था, यानी कि 11 भाग में से 10 भाग, और जो 11वां भाग था वो किसका होता था? जमींदारों का। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। सर जॉन शोर 1793 से 98, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं इसके में हुआ था। यही हुआ था कि मैसूर का युद्ध से संबंधित है, थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद ही हुआ था मैसूर का। लॉर्ड बेलेंजली के 1798 से 1805 में इसके कार्यकाल में हुआ था। सहायक संधि इसने अपनाया। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसके कार्यकाल में हुआ था। कब? 1800 में। जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 ईस्वी में। बेल्लोर की सिपाही विद्रोह इसी के कार्यकाल में हुआ। ये हम नहीं पढ़े थे इसलिए यहाँ पे डाल दिए हैं। बेल्लोर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस नाम जानिए कि कब हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13। अमृतसर की संधि भी 1809 में पढ़ी है। 1813 का चार्टर आता है। चार्टर को पढ़ेंगे कहाँ? संविधान में, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 ईस्वी में। अंग्रेज नेपाल का युद्ध हुआ 1814 से 16 में तक हुआ था युद्ध। संगौली की संधि और पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन मतलब ये चला था कहाँ पे? महाराष्ट्र इलाका में। पिंडारी मतलब वही शिवाजी के संबंधित था जो आए थे मराठा। और अंग्रेज नेपाल युद्ध पढ़े ही हैं। लॉर्ड एम्सडन 1823 से 28 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पढ़े ही हैं 1824 से 26 तक। याहूब की संधि हुई। बैरकपुर की सैन्य छावनी का विद्रोह याद रखिएगा 1824 में हुआ था। ये नहीं पढ़ती इसलिए हमने डाल दिया। जो पढ़े उसको हमने नहीं डाला है, जो मेन उसी को डाला है, और जो नहीं पढ़े उसी को डाले हैं बस। और बाकी सब कुछ कम से कम हमको बस गवर्नर जनरल का कार्यकाल यहाँ याद करना है। लॉर्ड विलियम बैटिंग 1828 से लेकर 35 ईस्वी तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसके कारण में क्या हुआ? 1833 का चार्टर एक्ट आया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, जब अंतिम गवर्नर जनरल यही बना और फिर इसके बाद क्या हो गया? ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। राजा राम मनोहर राय के सहयोग से सती प्रथा का समाप्त किया गया 1829 में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का समाप्ति की गई। कब? 1830 में। मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। आगे देखते हैं। चार्ल्स मेटाकाफ 1835 से 36, ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ था 1838 से लेकर 42 ईस्वी तक। 39 रहेगा, 39 से 42, सॉरी। ये वही का है जहाँ से 1857 की क्रांति का नींव पड़ती है। आप लोग को बताए थे डिटेल में। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत होता है 1843 में। कुशासन और आक्रमणता की नीति का संपादक यही माना जाता है। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 तक चलता है। लाहौर की संधि से खत्म होता है। नरबली प्रथा को समाप्त करता है। उड़ीसा के बोडो के बीच ही प्रचलित थी नरबली। आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है? आपको बताया था कि किसी भी राज्य को अपने में समाहित कर लेना। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ? सतारा में 1848 में, जैतपुर में और संभल में 1849 में, उदयपुर में 1852 में, झांसी में 1853 में, नागपुर में 54 में। इसको शासन का आरोप लगाकर कंपनी ने क्या किया? अवध को भी अपने अंदर में कर लिया। बम्बई से थाने की रेल परिचालन हुआ था 1851 में। थाने से कहाँ तक हुआ था ये आप कमेंट करिए, मैंने थाने बस लिखा है। डाक टिकट का प्रचलन हुआ 1854 ईस्वी में। 1854। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुआ किसके कारण में? डलहौजी के। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। पहला वायसराय बना 1858 में। ठीक है। 1857 क्रांति इसी के कार्यकाल में हुआ था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ 1859 में। भारतीय विधि संख्या की स्थापना हुई। भारतीय दंड संहिता के 1861 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में। नोट थोड़ा सा बातें इसमें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास। डीके कर्वे विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है। कहाँ? पुणे में।
आगे देखते हैं सर जॉन लॉरेंस आते हैं 1864 से 69 ईस्वी तक। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम की शुरुआत 1865 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब? 1872 में। प्रथम जनगणना 1872 में। मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक अफगान के द्वारा कर दिया जाता है इनके कार्यकाल के दौरान। अब देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 में। और कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट में। कार्यकाल में हुई थी, कार्यकाल के बाद हुई थी, कमेंट करिए। नैटिक मैरिज एक्ट 1872 क्या था? नॉटिक मैरिज एक्ट तो था अंतर जाति विवाह की मान्यता। पंजाब में कुका विद्रोह हुआ 1872 में। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80। मैंने कुका विद्रोह के बारे में ज़्यादा उतना कुछ नहीं है, लिख दिए हैं कि कौन कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ, तब सब पढ़ाए हैं पहले शुरू में ही, लेकिन देखते रहे नहीं पूछता है कुका विद्रोह। लॉर्ड लिट्टन 1876 से लेकर 80 ईस्वी में। बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, इसी समय इसने क्या किया? दिल्ली दरबार 1870 रहेगा। 1877 में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद से नवाजता है। देखिए मतलब ऐसा जन गवर्नर कि अकाल पड़ा एक तरफ, और एक तरफ क्या कर रहा है? महारानी विक्टोरिया के लिए दरबार सजा रहा है दिल्ली में, और कैसर हिंद भी दे रहा है पुरस्कार। मतलब पुरस्कार नहीं था उनको, मतलब एक सम्मान होता है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लगाता है 1878 में। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। सिविल सेवा की परीक्षा की जो उम्र घटा देता है, 21 से घटाकर 19 कर देता है। अब जो आते हैं लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थायी स्वशासन के जनक, ये भारतीयों के पक्ष में ज़्यादा रहते थे। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। प्रथम कारखाना अधिनियम 1882 में आ गया। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1882 में आ गया। हंटर आयोग स्थापना 1882 में हो गई शिक्षा में सुधार के लिए। एल्बर्ट बिल विवाद हो 1883-84 के कारण विवाद होगा। एल्बर्ट बिल क्या था जानते हैं? काले और गोरे मतलब अंग्रेज और जो भारतवासी थे, इनको न्याय प्रशासन में हिस्सा देने संबंधी था। इसको लेकर क्या करती है? त्यागपत्र दे दिए। लॉर्ड डफरिंग आता है 84 से लेकर 88 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी कार्यकाल में होती है। अगला देखते हैं लॉर्ड लेट्सडाउन आता है 1888 से लेकर 94 में। भारत और अफगान सीमा का रेखा का ये निर्धारण करता है। उस रेखा का नाम क्या है? कमेंट करिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 में। लड़कियों का उम्र कितना कर देता निर्धारित? 12। अब इसी एक्ट के विरोध में तिलक जी क्या किए थे आप लोग बताएंगे, सब पढ़ा दिया गया है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 में। भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम आता है 1904 में। भारतीय पुरातत्व विभाग 1904 में, ये देख लीजिएगा अधिनियम। पूसा बिहार में कांग्रेस कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। पूसा कहाँ है? बिहार में। रेलवे बोर्ड 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना होती है कलकत्ता में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, यही है। लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी में। ABHU को कुलपति 1916 में स्थापित बनते हैं। ठीक है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होता है इनके कार्यकाल में। कब? 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा हुई। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1912 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 21 तक थे इनका कार्यकाल। प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में DK कर्वे के द्वारा। मॉन्टेरियो चैम्सफोर्ड अधिनियम आता है 1919 में। प्रांत में 2 शासन। और लॉर्ड रीडिंग आता है 1921 से लेकर 26 में। इसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रिंस ऑफ द वेल्स भारत का आगमन होता है इसी के कार्यकाल में। ICS की परीक्षा जो होती है दिल्ली और लंदन दोनों रहेगा जगह कराने की निर्णय लिया जाता है। लॉर्ड इरविंग 1926 से 31 ईस्वी में। इसमें क्या लाता है? सरदार एक्ट लाता है। लड़कियों को एज कितना हो जाती है अब इसमें? लड़कियों की एज 14 वर्ष माना जाता है, लड़कों की एज 18 शादी करने के लिए। साइमन कमीशन इसी के कार्यकाल में आता है। बस अब यही देखना है कि इसी कार्यकाल में क्या आया, क्या हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक रहता है। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है, जो द्वैत शासन अब समाप्त केंद्रों में। अब द्वैत शासन कहाँ समाप्त होता है? राज्यों में। अब केंद्र में द्वैत शासन लागू होता है। लॉर्ड लिंथगो 1936 से 43 कैबिनेट मिशन आगमन होता है। नौसेना विद्रोह होता है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 तक रहता है। ठीक है, फिर लॉर्ड माउंटबेटन बन के आते हैं कब? 1947 से 48 तक रहते हैं। ब्रिटिश भारत में अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? श्री राजगोपालचारी 48 से 50। इसके बाद आते हैं मतलब भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा 18 जून 1947। श्री राजगोपालचारी का कार्यकाल था 48 से 50 तक, लिख भी दिए हैं, ये यहाँ रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा संस्थाएं
सॉरी, अगला है संस्थाएं और संस्थापक, ये हो जाएगा वर्ष। इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है कि चाहे हम PDF में लिख के दे देंगे कहाँ स्थापना हुआ, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होता है, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। यहाँ थोड़ा स्लो चलेंगे। आत्मीय सभा का स्थापना 1814 में, किसके द्वारा? राजा राम मनोहर राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, किसके द्वारा? राजा राम मनोहर राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में, किसके द्वारा? हेनरी लुइस विलियम डिरोजी के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, राजा राम मनोहर राय के द्वारा। तत्वोदित सभा की स्थापना 1839 में, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में, किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। रहमना मजदाई सभा, किसके द्वारा? 1851। सॉरी, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया। दादा भाई नौरोजी, आप लोग को तो पता ही है कि 1.5 घंटे एक से घंटे से ज़्यादा हो गया क्लास लेते हुए, तो इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा, एडजस्ट करिए आप लोग। अब देख लेते हैं बालिका विद्यालय 1851 ईस्वी में, ज्योतिषबाई फूले। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1816 ईस्वी में, सैयद अहमद खान ने किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी में, MG रेनाल्डे। अगर नहीं याद होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, मैट्रिक भी बता दूंगा पूरा याद करने का। प्रार्थना समाज 1867 में, केशव चंद्र के सहयोग से MG रेनाल्डे ने और आत्माराम पांडु, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ने किया। वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, ज्योतिषबाई फूले के द्वारा, ठीक है। अलीगढ़ एग्लो एरियंटिक कॉलेज की स्थापना 1875 में, सैयद अहमद खान के द्वारा। इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, मैडम पिचब्लैंड व कर्नल अलकॉट के द्वारा। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। थोड़ा इसको हम कम सही कर देंगे, गलत लिखा गया। मैडम पिचब्लैंड जो नाम था उनका, ठीक है, उनके द्वारा थी। फिर इसी सोसाइटी की जो है आपकी एनी बेसेंट सदस्य बन के आए थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अब देखते हैं यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 ईस्वी में, भीमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, A.O. हयूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन 1885 में, फिरोज शाह मेहता, तैलिंग और तैयब जी के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में, पंडित शिव नारायण अग्नोत्री के द्वारा। वेल्लूर मठ 1887 में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इंडियन नेशनल सोशलिस्ट का स्थापना 1887 ईस्वी में, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। सारदा सदन 1889 ईस्वी में, रमाबाई के द्वारा। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अभिनव भारत के संस्थान का स्थापना 1904 में, विनायक दामोदर के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम की स्थापना 1906 में, आगा खां और सलीम उल्का खान के द्वारा। इसको पूरे डिटेल में बताए हैं कि किसका जब नाम आएगा दोनों का तो किसका नाम रखना है, आप लोग कमेंट में देख लीजिए, क्लास में देख लीजिएगा, जो शुरू में बता दिए हैं। अनुशील समिति की स्थापना 1907 में, श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में, नारायण जोशी के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा। हिंदू सभा की स्थापना 1915 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल की स्थापना 1916 में, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में, अली बंधु के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में, M.N. जोशी के द्वारा। स्वराज पार्टी 1923 में, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, सचिन दास सन्याल के द्वारा। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में, B.R. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में, हेडगौर के द्वारा। नौजवान सभा 1926 में, भगत सिंह छविलाल दास के द्वारा। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, भगत सिंह द्वारा। खुदाई खिदमत धारा 1930 में, अब्दुल गफ्फार खान कहाँ चला था, आप लोग कमेंट करना है। हरिजन सेवा संघ 1932 में, महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र समृद्ध पार्टी 1936 में, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड वाला की स्थापना 1939 में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
आज़ाद हिंद फौज 1942 में राज बिहारी बोस के द्वारा, आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेखक और संपादक देख लेते हैं और पत्र पत्रिकाएं। मदन मोहन मालवीय अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, केशव चंद्र सेन इंडिया मिरर, वाम बोधनी, मोतीलाल नेहरू इंडियन इंडिपेंडेंट जिसे स्वतंत्र भी कहा जाता है, परांजपे काल, मोहम्मद अली कामरेड हमदर्द। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, सब बता देंगे ट्रिक। सचिननाथ सन्याल जो थे बंदी जीवन। अब देख लेते हैं अगला। बाल गंगाधर तिलक दैनिक केसरी मराठी में, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में, गीता रहस्य लिखे। अरविंद घोष कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, लाइफ है लाइफ सॉरी बस लाइफ। गोपाल कृष्ण गोखले नेशन और सुधारक, नेशन सुधारक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। वरिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर। महात्मा गांधी यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। राजा राम मनोहर राय संवाद कुमुदनी। ईश्वर शरण विद्यासागर सोम प्रकाशन। शिशिर कुमार घोष अमृत प्रजात पत्रिका जो वार्नुकुलम जो प्रेस एक्ट आया था के कारण बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगे। एनिवेशन साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान। सचिननाथ सन्याल द रिवोल्यूशनरी। दादा भाई नौरोजी प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रगुप्तर। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग बताए थे ना कि पहला यही लाए थे भारत के आर्थिक से संबंधित। चलिए अगर छूटा होगा तो मैं कमेंट करिएगा, बता देंगे। एक वीडियो में जो जो चीज़ छूटा है उसको हम कर देंगे, 10 से 15 मिनट का होगा बस। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिप्यूटेशन। अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया मीन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद गिल्फ्सोज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। लाला हरदयाल हिट्स फॉर द सेफ कल्चर। सर वैलेंटाइन के द्वारा इंडिया अनरेस्ट। चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस। वीर सावरकर वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। रविंद्रनाथ ठाकुर होम एंड द वर्ल्ड। गीतांजलि। कुछ बताने क्या है इसमें, सब जो मेन है बस जानिए। जो बताने लायक था सब आने लायक आधुनिक भारत में पढ़ाई दी अच्छे से। दीनबंधु नील दर्पण। प्रेमचंद सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज की खिलाड़ी और सब भी हैं लेकिन ये मेन है। मोहम्मद इकबाल बागे दरा, तराने हिंद। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास। दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाशन। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल। बंकी चंद्र उपाध्याय आनंद मठ और देवी चौधरानी। सर सैयद अहमद खान भारतीय विद्रोह के कारण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सूत्रों की खोज, जाति भेद उच्छेद, अछूत कौन और कैसे। अब देख लेते हैं वचन एवं नारे। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। कब 1965 में पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय जगत विनोबा भावे ने। कर मत दो सरदार भाई वल्लभ पटेल ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। फिर वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला है साम्राज्य का नाश हो भगत सिंह ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्धांत अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरफरोज की तमन्ना अब हमारे दिल में है रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय का कथन है। हु लिव इन इंडिया डाई जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील साबित होगा लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद। क्रांतिकारी के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती अभी बताए भी थे भगत सिंह। अगला है प्रमुख उपाधियाँ। जैसे राजा की उपाधि प्राप्त करता राजा राम मनोहर राय किसने दिया। अकबर द्वितीय ने। कब जब इनके पेंशन के लिए जा रहे थे तब इन्होंने दिया इंग्लैंड। महात्मा गांधी को दिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव को रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन दिया महात्मा गांधी ने। अदनंगा फकीर महात्मा गांधी को कौन कहा
चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? चर्चिल ने ही कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसने कहा? हिटलर ने कहा। सरदार की उपाधि ने सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया, गांधी जी की तरफ से। विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतड़ी ने कहा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने। अब कुछ कुछ क्रांतिकारी हैं, ये हम देख ही रहे हैं। अलीपुर प्रशांत केस, नासिक प्रशांत केंद्र, विनायक दामोदर सावरकर को अन्य 26 लोगों को कारावास हुआ। हावड़ा प्रशांत केस ये हम नहीं देखा, तो 1910 में हुआ था। जतिन मुखर्जी इस केस के मुख्य अभियुक्त थे। ढाका प्रशांत केस 1910 में पुनील दास ने को 7 वर्ष की सजा हो गई थी। दिल्ली प्रशांत के देखे ही 1915 में डिटेल में पूरा। बनारस प्रशांत वेरी इंपॉर्टेंट 1915 से 16 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल को आजीवन काला पानी मिला था। काकोरी प्रशांत केस 1925 में पढ़े ही हैं। इस तरह से हमारा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होता है। मैंने जो वादा किया था आपसे 5 से 6 घंटे में एक रिवीजन क्लास है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको कम से कम 3 से 4 बार देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर रहेगा हमारा जियोग्राफी का, उसको भी हम कम से कम उसमें 7 से 8 घंटा लगेगा, ठीक है।